जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सभी का स्वागत है हमारे AIR गुरुकुल के बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लोग एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आपको जुड़े हैं। जहां पर हमें देखने को मिलेगा IBPS RRB की तरफ से, यानी कहें यूं कहें तो रीजनल रूरल बैंक की तरफ से आपको एक बम्पर वैकेंसी देखने को मिली, जिससे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा कह सकते हैं। यानी 13,217 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 की आपकी जॉब देखने को मिलेगी। तो आइए आज के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी। इन सारी बातों पर हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और किस टारगेट के आधार पर आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे लेके चलना है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे टोटल हमें 13,217 वैकेंसी अभी देखने को मिली है। ठीक है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज, एग्जाम डेट, इंपॉर्टेंट डेट भी साथ में डिस्कस करेंगे, सिलेबस वगैरह हो गया इस पर डिस्कस करेंगे, सैलरी, तो सैलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बिना इसके तो काम ही नहीं होगा। ठीक है, मोटिवेशन तो मेन वही है। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होगी, कट ऑफ जो लास्ट ईयर रहा है हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उसको बखूबी हमने उन सारी बातों, सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई बंदा प्रिपरेशन करता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कट ऑफ होता है, क्योंकि उसी को टारगेट करते हुए, उसी को बेस बनाते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा ऑफिशियल साइट से दूंगा, ऐसे ही कहीं से रैंडम उठा के नहीं दूंगा। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्या चीज़ें हमको कैसे लेके चलनी है। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमने अलग से इन्होंने ये नहीं दर्शाया है, लेकिन यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 7,972 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ठीक है, और वहीं ऑफिसर स्केल 1 यानी यहाँ पे PO जो लेवल की जॉब होती है उसमें हमें 3,907 देखने को मिलेंगी। और इसके बाद स्केल 2, स्केल 3 में भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको लेकर टोटल एडिशन करेंगे हम, टोटल एडिशन करेंगे तो 13,217 टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो सभी बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए एक बेहतरीन मौका, एक बेहतरीन, जैसे अभी देखने को मिला कि SBI PO का एग्जाम हुआ, जिसमें हमारा कट ऑफ 64 पॉइंट UR के मतलब UR का गया है। ठीक है, तो अब एक मौका तो चलो जिसका हो गया ठीक है, उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ उनको मेरे मतलब अब इसी को टारगेट करते हुए और आगे अपने आप को मूव करना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी जो वैकेंसी है ये भाई तुम्हारे लिए क्या है, एक बेहतरीन है, लेवल भी कम देखने को मिलेगा यहाँ पे SBI के कंपैरिजन में, PO वगैरह की जहां बात करें तो अब आपको इसको फोड़ के मतलब यहाँ पे जॉब ले लेनी है। तो कहेंगे सर अगर जो यहाँ पे SBI और इसमें अंतर है मानते हैं भाई, लेकिन अगर इसकी भी सैलरी की बात करें, जो आपका यहाँ पे इसका बात करें क्लर्क लेवल का, अगर इसके भी सैलरी की बात करें तो आपका 45K के आसपास आपका क्या बन जाएगा, क्लर्क लेवल पे देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम PO लेवल बात करें भाई, तो PO लेवल में आपको देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं 70 to 75K के आसपास रहेंगे। तो मतलब इन हैंड आपको ये सैलरी मिल रही है, तो बेहद अच्छी जो है सैलरी। पहले आप यहाँ पे इसको कंफर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद अपनी SBI PO के एग्जामिनेशन में लगे रहिए, उसके लिए कौन मना कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इंपॉर्टेंट डेट पर नजर का डाल लेते हैं। ये आपकी ऑफिशियल साइट से है, सारी PDF आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। तो एक बार जूम आउट कर देते हैं, जूम कर देते हैं, यहाँ पे जूम इन कर देते हैं यहाँ पे आपके इस इंपॉर्टेंट डेट पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट में देखें तो आपको देखने को मिलेगा ये जिसको अब यहाँ पे पढ़ना है, फिर से इसको और रिसर्च करना है, तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल जो साइट है वो www.ibps.in पर जाके आप यहाँ पे पूरे इन्फॉर्मेशन को, पूरे PDF को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं इस क्लास में दे दूंगा, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ज़रूरत है तो आपका ऑफिशियल साइट है, आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर लीजिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की नज़र डालें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यानी बाई कैंडिडेट, यानी आपको 1 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होने लगा है। ठीक है, 1 तारीख से आपको फॉर्म फिलअप होने लगा है। कब तक फिलअप होगा, आपका लास्ट जो डेट होगी वो 21 तारीख होगी। ठीक है, 1 से जो है 21 तारीख आपकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ये भी आपको क्या देखने को मिलेगी, 1 से 21 ही देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अब जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए करेक्शन के लिए आपको यहाँ पे दिया है आफ्टर
क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जब क्लोजर हो जाएगा, विल बी नोटिफाई ऑन ऑफिशियल IBPS साइट, यानी IBPS साइट पे क्या करेगा, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें बदल सकते हैं, क्या चीज़ें जो आपकी त्रुटियां हुई उसको कैसे रिकरेक्ट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या आप चीज़ें बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते हैं। अभी आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, तो हमने देखा ये हो गया। फिर उसके बाद कहें सर PET, ये आपका सबका एग्जाम नहीं होता यहाँ पे, जिसको प्री इंट्रेंस ट्रेनिंग ऐसे बोलते हैं ना, ट्रेनिंग का एग्जाम टाइप का होता है। यहाँ पे आपको ये जो आपको नवंबर 2025 में देखने को मिलेगा, ये कब देखने को मिलेगा, नवंबर 2025 में। अगर वहीं सर बात करें हम प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन की, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका होगा नवंबर या दिसंबर, नवंबर या दिसंबर में आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फ्रॉम ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के प्रील के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, चाहे ऑफिसर हो या आपका ये ऑफिस असिस्टेंट हो, इसका देखने को मिलेगा नवंबर या दिसंबर, यानी हम कह सकते हैं नवंबर के सेकंड सप्ताह के बाद या दिसंबर के पहले सप्ताह के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नवंबर से दिसंबर ये आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी जो ऑनलाइन प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का रिजल्ट होगा वो कब दिखेगा, तो सॉरी दिसंबर से जनवरी को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिसंबर से जनवरी। अब वहीं मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, जो आपका ये आएगा कॉल लेटर, यानी जो मेंस के लिए आपको देखने को मिलेगा दिसंबर टू जनवरी। एग्जाम कब होगा, दिसंबर से फरवरी तक आपको, मतलब ये कह सकते हैं इस बार बैंकिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिला, जितने भी बैंक का एग्जाम हुआ, जितने भी बैंक का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, वो एक अच्छा मौका दे रहा है कि आप यहाँ पे प्रिपरेशन को अपने बूस्ट कर पाए, या जितने बिगिनर भी हैं वो भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे पाए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर पाए। यानी बिगिनर के लिए भी सफिशिएंट टाइम है अपने यहाँ पे RRB एग्जाम को फोड़ने के लिए। चलो, अब डिक्लेरेशन ऑफ मेंस रिजल्ट कब आएगा, तो जनवरी 2026 में आएगा। फिर डाउनलोड कॉल लेटर कब आएगा सर, यानी ये भी जनवरी 26 में। सर बताइए फाइनल अलॉटमेंट कब होगा हम लोगों का, तो जो फाइनल अलॉटमेंट होगा वो फरवरी या मार्च में आपको 2026, यानी मार्च तक आपको देखने को मिलेगा, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। तो सर उसी का तो इंतजार है कि फाइनल अलॉटमेंट हमको मिल जाए, ठीक है। चाहे वो आपका यहाँ पे हो अलॉटमेंट स्केल 1, स्केल 2 एंड मल्टी असिस्टेंट, यहाँ पे ये आपका ऑफिस असिस्टेंट, ये सब का कहाँ देखने को मिलेगा, फरवरी मार्च। तो ये इंपॉर्टेंट डेट थी, आपको इन डेट को इंपॉर्टेंट करते हुए अपने जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे साइड में आप वहाँ पे लिख के इस डेट को रख दीजिएगा, टारगेट करते हुए कि इसी टारगेट को हमको लेके चलना है, इतनी डेट तक हमको अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेना है। चलिए, इतनी बातें आई थिंक कंफर्म हो गई, इंपॉर्टेंट डेट। आगे हम लोग मूव करते हैं अब, ठीक है भाई। ये सारी चीजें आपको वहां पे हम PDF भिजवा देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे मूव करते हैं हम लोग, चलो आगे देखते हैं भाई। ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2, देखो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रुप ए में कौन कौन होंगे, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, यानी स्केल 1 में आपका PO हो जाएगा, स्केल 2 और स्केल 3 क्या हो जाएगा, जो अलग तरीके से आपके वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है, वो आपका स्केल 2 और स्केल 3 में हो जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट किस में आएगा, ग्रुप बी में आएगा, ठीक है। ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट आएगा, जिसको RRB क्लर्क कहते हैं, ठीक है। तो RRB का मतलब सभी जान रहे हैं कि रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण, आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफिसर, ये सारी बातें नॉर्मल है, जनरल सी चीज है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या दिया है, टेबल ऑफ पार्टिसिपेंट रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या दिया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ध्यान रखना है, तो सिर्फ ग्रेजुएट मांगा है, सिर्फ ग्रेजुएट मांगा है उसने, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है आपका लोकल लैंग्वेज, ठीक है। लोकल लैंग्वेज, जब जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डाल रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, या आपके पास कुछ सर्टिफिकेट हो जो आपको ये प्रमाणित कर पाए कि आप लोकल लैंग्वेज आपको वहाँ पे आती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं, आपके फादर कर्नाटका में है, आपको कर्नाटका के फॉर्म डालना है, आप वहाँ पे कुछ दिन पढ़े हुए हैं, वहाँ के स्कूल में कुछ दिन पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और जिनका नहीं हुआगा उनको क्या करना पड़ेगा, इसका टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पे, तो एज यहाँ पे क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, पहली बात तो सर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कोई बार ग्राफ नहीं है। लेकिन स्केल 1 स्केल 2 में जो आपका मैनेजर पोस्ट के लिए है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि उसने 50% बोला है,
वहां पे उसने 50% मिनिमम ग्रेजुएशन में बोला है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो कब हो जाएगा, जब वहां पे स्केल 2 और स्केल 3 में। लेकिन अगर वैसे बात करो तो आपको नॉर्मली क्या रखे याद रखना है कि ग्रेजुएशन नेशनल होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ वैकेंसी आपको यहाँ पे नेपाल वगैरह भी भर सकते हैं, भूटान वगैरह से हो गए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्या कंसीडर करना है कि आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में चाहिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर, बहुत बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर कंप्यूटर के लिए क्या बात है। कंप्यूटर के लिए उसने डिजायरेबल बोला है, ऑफिशियल साइट में उसने डिजायरेबल बोला है कि कंप्यूटर आपको डिजायरेबल रहे, ठीक है। चलो आपको आता रहे, ये ग्रेजुएशन ये आपको देखना है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग एज पे। एज जो है वो कैलकुलेट कब होगी, 1/9/2025 यानी जो लास्ट आपका डेट है वहां पे आपको एज का यहाँ पे कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं, ये एज यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये इसके आधार पर ये आपकी साइट है ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ग्रुप बी है, ग्रुप ए है। ग्रुप बी में हमने देखा ये आपकी यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगी, यहाँ से कैलकुलेट होगी। ग्रुप बी की बात करें, क्योंकि 1/9 और 1/9 दोनों में था, ठीक है। सुनो, ग्रुप बी में बात करें तो ऑफिसियर असिस्टेंट सबकी अलग अलग एज क्राइटेरिया है, कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अलग अलग, ठीक है। सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका शेड्यूल ट्राइब हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, इन सब में एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। यानी कहें ऑफिसर स्केल यानी सर आरआरबी क्लर्क के लिए हमें जो एज की क्वालिफिकेशन चाहिए, रुको इसको जूम कर देते हैं। मतलब एज जो क्राइटेरिया है वो हमारी, रुक जाओ भाई, चलो यहाँ पे इसको करते हैं। ये जो आपकी एज देखने को मिलेगी, यहां से देख रहे होंगे 28 से कितना दिख रहा है, 28 से सर हमें 18 से 28 हमें दिख रहा है। कैलकुलेशन इसकी क्या होगी, 2/9/1997 से 1/9 और 9 बोथ डेट इंक्लूड, ठीक है। नॉट अर्लियर देन यहाँ पे 1997 होना चाहिए, नॉट एंड लेटर देन 1/9/2007। इससे मतलब क्या होना चाहिए, डेट आगे नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। ऑफिसर स्केल के लिए बात करें तो स्केल 1 के लिए यानी पीओ जिसको कहते हैं, ठीक है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा 18 से 30 इसकी एज देखने को मिलेगी। इनका कैलकुलेशन इस डेट पे होगा 2/9/1995 और यहाँ पे 1/9/2007, ये आपका इनका देखने को मिलेगा। अब वहीं कहें सर स्केल 2 की बात करें, जो मैनेजर पोस्ट के लिए आपने बोला था, ये असिस्टेंट मैनेजर, ये मैनेजर, ये सीनियर मैनेजर, इनकी जो एज हो जाएगी 21 से 32 हो जाएगी। इनकी जो 21 से 32 हो जाएगी, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन, इसके 2/9/1993 से नॉट लेटर देन एंड लेटर देन 1/9/2004, ठीक है। इन बात को इसको याद रखना है। ऑफिशियल स्केल 2 के लिए। स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर के लिए की बात करें तो कहेंगे सर इसमें 21 से 40 है। तो 3 चीजें याद रखनी है आपको, यहाँ पे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। तो ये इसकी बात करें तो 18 से 30, ये 21 से 32 और ये 21 से 40, और इसका क्या याद रखना है 18 से 28 आरआरबी कलर, जिसकी सबसे बड़ी संख्या हमें देखने को मिलेगी। तो इनकी ये डेट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसको आप जिस आधार पे फॉर्म फिलअप करेंगे उसको आपको डेट को इंपॉर्टेंट देते हुए चलना है। अब आते हैं सर किसको एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगी, चलो एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो SC ST है उसको 5 साल का देखने को मिलेगा, यानी जो एज आपको कैलकुलेशन वहाँ पे दिया था उसमें 5 साल और ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर जो होगा उसका कितना मिलेगा, 3 साल का देखने को मिलेगा। वहीं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसको क्या कहते हैं, ये आपका डिसेबिलिटी वाले का क्राइटेरिया में जो आएंगे, ठीक है। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 के तहत आपको बात करें तो 10 साल का उनको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके लिए तो यहाँ पे देखने को ही मिलेगा कि इनको लिए छूट मिलेगी। एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस इन डिफेंस फोर्स यानी 3 साल का इनको ये मिलेगा। 8 ईयर ऑफ डिसेबल और एक्सपीरियंस ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ इनकी होनी चाहिए 50, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफिसर के लिए, ऑफिसर पोस्ट के लिए 5 साल इनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे विडो और डिवोर्स वोमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम द देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए आपको देखने को मिलेगा ओकेजन अप टू एज कितना 35 से 38 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसके लिए, जनरल के लिए या UWS के लिए। वहीं OBC की बात करें तो 40 ईयर आपको SC ST के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करें हम लोग।
अब यहाँ पे आपको ये सारी बातें आप लोग इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, तो इसको यहाँ पे होल्ड करके आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करते हैं। ये ब्लाइंडनेस यानी जो इनकी सब चीज़ है, ये सब आप लोग पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। अब हम एग्जाम पे ध्यान रखते हैं। हमने सैलरी वगैरह डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन ये सब ठीक है। यहाँ पे क्या था, ठीक है, 20 मिनट हावरली, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आगे वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ऑफिशियल असिस्टेंट के लिए जो आपको क्राइटेरिया हमने बताया, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज द प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, ठीक है। यहाँ पे डिजायरेबल वर्क नॉलेज, हमने ये बता ही दिया कि कंप्यूटर का जो नॉलेज उसने पूछा है वो डिजायरेबल नहीं पूछा है। ध्यान से यहाँ पे जूम कर दे रहे हैं, नहीं किसी को लगे सर ऐसे ही, ठीक है, भरोसा है यहाँ पे। चलो इसको जूम करते हैं भाई। तो यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर के लिए उसने क्या बोला है, डिजायरेबल बोला है भाई। यहाँ पे अब स्केल 1 के लिए बोले तो बैचलर डिग्री, इसमें भी यहाँ पे परसेंटेज का बार नहीं रखा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमने बताया था स्केल 2 के लिए, स्केल 2 के लिए बात करें तो यहाँ पे मिनिमम कितना, ग्रेजुएशन में 50% मार्क मांगा है, ठीक है, 50% मार्क मांगा है डिग्री इन द बैंकिंग फाइनेंस या अलग अलग डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे आपको बताया था कि 2 ईयर एज ऑन ऑफिसर इन अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी उनके पास 2 साल का अनुभव अलग से होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे स्केल 2 में भी यही चीज देखने को मिलेगा। स्केल 2 का और ये आपका मैनेजर, स्पेशलिस्ट मैनेजर के लिए, जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे 1 ईयर रिलेवेंट फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री आपको क्या होना चाहिए, 50%। और डिजायरेबल सर्टिफिकेट ASP PHP ये सारी चीजें, जावा वगैरह कंप्यूटर वाली जो हो जाएगी, ये डिजायरेबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ये सब आप लोग यहाँ पे अब देख लेंगे। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं और, ठीक है। ये आपका देखने को मिलेगा लॉ ऑफिसर डिग्री, यहाँ पे ये आपका चार्टेड अकाउंटेंट, ये सब 1 ईयर चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। ये सीनियर मैनेजर के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सारी क्राइटेरिया उनकी। चल अब यहाँ पे जाते हैं सर, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। ऑफिशियल स्केल टे के लिए ये यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए बैंक और, ठीक है। सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए ये सारी चीजें हर बार यही रहती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। और एक बात हाँ यहाँ पे और याद रखना है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क शैल बी अराइव्ड बाय द डिवाइडिंग ऑफ द टोटल मार्क ऑब्टेन, यानी यहाँ पे क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे फाइनल आउटपुट पे आओ तो यहाँ द फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज सो अराइव विल बी इग्नोर्ड 59.99 ट्रीटेड एज 60, तो उनको ट्रीटेड 60 नहीं करना है, उसको एग्जैक्ट लिखना है भाई कि 54.99 जितना रहेगा उसको क्या करना है, उतना ही लिखना है, पॉइंट पॉइंट में रखना है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है भाई। चलो इन सब बात को आई होप आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बची हुई, तो यहाँ पर उस पर चर्चा करते हैं। तो कहेंगे यहाँ पे सर फीस क्या होगी, एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1, यानी यहाँ पे स्केल 1 स्केल 2, यानी यहाँ पे इंक्लूडिंग GST आपका कितना आ जाएगा, 850 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये 850 देखने को मिलेगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये SC ST का हो जाएगा 175, और यहाँ पे GST इंक्लूडिंग ऑल अदर के लिए क्या हो जाएगा आपको 850, यानी ये रिलैक्सेशन आपको SC ST वगैरह में देखने को मिलेगा। अब कहें सर हमारा जो एग्जाम पैटर्न, आई थिंक सब जानते ही हैं, पिछली बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, जो यहाँ पे टाइमिंग का सेक्शनल वाइज किया था, तो सेक्शन वाइज टाइमिंग किया था। तो कहेंगे सर रीजनिंग और प्रीलिम्स में 2 ही चीज टारगेट करना है सर हमें, ठीक है। तो ये हमारा 2 सब्जेक्ट होगा, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको। सर हमारे प्रीलिम्स में हमको 2 ही चीज देखने को मिलेगी, एक तो हमारा देखने को मिलेगा रीजनिंग, ठीक है, जिसमें 40 मार्क्स, मतलब 40 यहाँ पे क्या हो गए, मीडियम ऑफ एग्जाम आप चूज कर सकते हैं जो भी देना चाहे, ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 को हो जाएगा, नंबर भी 40, यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन चाहे आपका क्लर्क बात करे चाहे PO, दोनों में यही पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी रीजनिंग में हमें कितना मिलने वाला है, 25 मिनट, और वहीं हम क्वांट की बात करें या मैथ की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे शो किया है, इसकी जो टाइमिंग मिलेगी 20 मिनट। तो आपको याद रखना है कि रीजनिंग में 25 मिनट और क्वांट में बात करें तो हमारा 20 मिनट देखने को मिलेगा। ये कब देखने को मिलेगा, ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए। चलो आगे चलते हैं, ठीक है भाई। और मेंस का एग्जामिनेशन चाहे वो उसका कहें या, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे ये करना है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है,
ठीक है, अब यहाँ पे मेंस की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे स्केल 1 यानी पीओ की भी बात करें, वही पैटर्न होगा जो आपको अभी यहाँ पे बताया हमने। जो दो ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो रीजनिंग और एक तो क्वांट। चलो इसको जूम आउट करते हैं, अरे जूम इन करते हैं भाई, बार बार जूम आउट बोल रहे हैं। चलो यहाँ पे आ, तो ये देखने को मिलेगा सर कि दो सब्जेक्ट यहाँ पे भी मिलेगा, स्केल 1 यानी पीओ लेवल की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे सर बात करें मेंस की एग्जामिनेशन की चर्चा करें, तो इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो सुनहरा अवसर है हिंदी मीडियम वाले के लिए, कि वहाँ पे ये लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, चाहे अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सभी सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, जहाँ पे रीजनिंग में हमें बढ़ते हुए बड़े नंबर देखने को मिलते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो। यहाँ पे पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार आपको सेक्शनल टाइमिंग भी देखने को मिलेगी। मतलब इस बार नहीं, पिछले बार भी यही हुआ था, ठीक है भाई, पिछले बार एग्जाम में भी यही देखने को मिलेगा। तो यानी 40 क्वेश्चन आपके होंगे, रीजनिंग 40 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर। यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी में कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, एक लैंग्वेज, चाहे आप ए चूज करिए चाहे बी चूज करिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कहेंगे तो 4 यहाँ पे होंगे, 5 सब्जेक्ट होते हैं लेकिन चुनवाना ऐसे होता है, यानी इसमें 4 होंगे, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज में 40 यानी इसका हाफ हो जाता है। और जनरल अवेयरनेस अभी देखने को मिलेगा कि मेंस के एग्जामिनेशन में पीओ के मेंस एग्जामिनेशन में 1.75 कट ऑफ जाती है, ठीक है भाई, सेक्शनल। तो चलो यहाँ पे ये 40 हो जाएंगे। इसका यहाँ पे रीजनिंग में आपको 50 मार्क्स देखने को मिलेंगे, वहीं कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन के 20 मार्क्स, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यानी जीए जिसको बोलते हैं, इसके 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स, प्रत्येक 1 नंबर का होगा, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी लेते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। बस इतना याद रखना है, मैथ और रीजनिंग में 10 नंबर बढ़ा देता है, क्वेश्चन से 10 नंबर, 40 से 50 कर देता है। कंप्यूटर में हाफ कर देता है, बाकी आपका जीए और इंग्लिश या हिंदी जो भी चूज करते हैं तो उसमें जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। अब यहाँ पे टाइमिंग सेक्शनल दी गई, रीजनिंग को सबसे ज्यादा टाइम, आई थिंक नहीं, सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते, 3 सब्जेक्ट को आपके सबसे बराबर इक्वल टाइम दिया गया है। यहाँ पे आपका ये 30 मिनट ये हो जाएगा, रीजनिंग का क्वांट का भी 30 मिनट हो जाएगा, या लैंग्वेज भी आप चूज करते हैं जो भी, तो वहाँ पे भी 30 मिनट। कंप्यूटर और यहाँ पे जीए इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी होती। यही चीज़ आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी देखने को मिलेगा, ये असिस्टेंट के लिए। इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा सर कि बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, स्केल 1 में भी वही चीज़ें चलेंगी। यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और टोटल मिनट कितना मिलेगा 120 मिनट, लेकिन टाइमिंग सेक्शनल होगी, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। कैंडिडेट कैन ऑप्शन आइदर 4 और ए और बी, यानी ए और बी में कुछ चुन सकता है, वो हमने ऑलरेडी बता दिया। एनी पॉइंट IBPS रिजर्व द राइट मॉडिफाई द स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वेबसाइट, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये देख ली, अब एक नजर हम लोग डाल देते हैं, ये आपका स्केल 2 के लिए है। स्केल 2 में देखो आपका RRB क्लर्क और पीओ में प्री प्लस मेंस देखने को मिलेगा। पीओ में आपका इंटरव्यू हो जाता है। देखो क्लर्क में क्या होगा, चलो तो कहेंगे सर क्लर्क में आपकी बात करें, क्लर्क में सर होगा हमारा प्री और मेंस होगा। फिर उसके बाद सर पीओ में बात करें तो पीओ में हमारा आएगा प्री, मेंस और यहां पे इंटरव्यू। प्री आपका क्वालिफाइंग होता है, प्री आपका क्वालिफाइंग होता है, जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं इंटरव्यू के लिए कॉल होते हैं वो मेंस के आधार पर होते हैं। फिर जो फाइनल कट ऑफ बनती है 80 और 20 के रेशियो में बनती है आपकी इंटरव्यू और इसका, ठीक है। अब यहां पे लेकिन स्केल 2 की बात करें, स्केल 2 में आपको प्री नहीं देना है, आप डायरेक्ट मेंस से ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आपको डायरेक्ट मेंस देना है, ठीक है भाई। इतनी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसकी कट ऑफ वगैरह आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका स्केल 2, सारी क्राइटेरिया वही है भाई, सारी क्राइटेरिया यही है, बस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें वहीं पे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन यूज कर दिए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, ठीक है। आप यहाँ पे जूम आउट कर ले भाई, जूम इन कर देते हैं, यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, ये आपका ऑफिसर स्केल 1 और स्केल 2 के लिए, ठीक है। ये आप यहाँ पे एक बार नज़र डाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसको चर्चा कर लेंगे। अब उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होती है सर, सैलरी वगैरह डिस्कशन हो गई। अब हमारे पास सिलेबस वगैरह बचता है, और उसके बाद हमें प्रिपरेशन कैसे करनी इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी उसके पहले सर हमें कट ऑफ जाननी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, उसी के आधार पर अपनी तैयारी को बूस्ट करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है
स्कोर ऑब्टेन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्री मेंस और या सिंगल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फॉर द ऑफिशियल असिस्टेंट मल्टीपल मार्क्स ऑब्टेन इन ओनली ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फाइनल मेरिट लिस्टिंग, यानी उसमें प्री नहीं क्वालिफाई मतलब काउंट होगा, मेन सी केवल काउंट होगा। फॉर द स्केल 1 यानी पीओ की बात करें, मार्क ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर द इंटरव्यू एंड फाइनल, यानी जब मेंस होगा उसी के आधार पर आपको क्या करेगा, फाइनल में आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट होगा और इंटरव्यू के लिए भी वो चीज़ें काउंट होंगी। फिर उसके बाद स्केल 2 की भी बात करें या स्केल 3 की बात करें तो यहाँ पे मार्क ऑब्टेन इन द सिंगल लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट, यानी स्केल 2 और स्केल 3 में आपको मेंस और इंटरव्यू देना है, और वो जो इंटरव्यू होगा वो किसके बेस पर होगा, आपके मेंस के एग्जामिनेशन सेंटर। ये आपका यहाँ पे कैंडिडेट में भी allocated a center of exam outside the state या यूनिवर्सिटी विच वैकेंसीज ही इज अप्लाइंग, जहाँ से वो अप्लाई करेंगे वहाँ से हटा के मतलब किसी अदर स्टेट में मे भी हो, ऐसा हो सकता है, इन्होंने आई थिंक ये लगाया है मे बी ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब एक नज़र हमारी कट ऑफ की होनी चाहिए, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी एस्पिरेंट के लिए है। अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंस की कट ऑफ देखते हैं। तो मेंस की कट ऑफ कैसे देखेंगे सर, यहाँ पे देखेंगे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जिसको स्केल 1 हम लोग कहेंगे, यानी कट ऑफ की बात करें सर तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ हम लोग यहाँ पे एक नजर दौड़ाएं तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ सर हमें हरियाणा की देखने को मिलेगी। ये स्टेट वाइज आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगी। थोड़ा इसको जूम इन करें, होगा ठीक है भाई, यानी ये आपको स्टेट वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी। हमने बखूबी इसको यहाँ पे सजा के रखा है कि आपको प्रीलिम्स में क्या टारगेट लेके चलना है। तो सब लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स में आपका पीओ जो है या स्केल 1 जिसको कहते हैं, उसमें टोटल 80 यहाँ पे 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 40 रीजनिंग और 40 मैथ का। ठीक है, उसमें हमें टारगेट क्या करना है, सबसे हाईएस्ट आपका देखने को मिलेगा कि 61.75, सबसे हाईएस्ट आपको 61.75 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सर सबसे लोएस्ट की बात करें, ये स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है सर, सबसे लोएस्ट कहाँ देखने को मिलेगी, 38.50, यहाँ पे 38.5 कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी। तो सबसे हाईएस्ट ये किस पे डिपेंड होता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वहाँ पे कैसी है, ठीक है, उसके आधार पर आपको ये कट ऑफ देखने को मिलती है। तो जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है तो उस पर कई बार कट ऑफ निर्भर करती है। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आई। तो प्रीलिम्स में आपको क्या टारगेट करना है, 80 में 60 प्लस टारगेट करना है। ठीक है, 60 प्लस टारगेट करना है। रुक जाओ भाई, कब, ये किसमें, ये सर पीओ में, क्लर्क में नहीं, क्लर्क में तो और जाएगा, क्लर्क का लेवल डाउन होता है तो क्लर्क में तो और लेवल जाएगा। यानी सर हम बात करें, हमको समझ में आ गया, पीओ में 60 प्लस टारगेट करना है। पीओ में हमें 60 प्लस टारगेट करना है, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, अब यहां पे हम मेंस की तरफ मूव करते हैं। मेंस पर एक बार नजर डालते हैं। तो मेंस में बात करें, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस 2024 यानी प्रीवियस ईयर, ये सारे कट ऑफ आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यानी सारी बातें आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट है एक ही जगह पर सजो के रखी गई है। चलो अब यहाँ पे कहें सर सबसे हाईएस्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अभी तक आई थिंक 78 यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट हमें 78 देखने को मिला। कहाँ देखने को मिला, हरियाणा की। यानी आप यहाँ पे देखे होंगे हरियाणा की, यहाँ पे भी आपको हाईएस्ट देखने को मिले थे प्री में और मेंस में, यानी यहाँ पे वैकेंसी वगैरह डिपेंड करती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे सर मेंस में टोटल कितने में, 200 में से, आउट ऑफ 200 में से, यानी 200 में से हमें कितना टारगेट करना है मेंस में पीओ में, सर यहाँ पे हमें टारगेट करना है 78, यानी ये कह सकते हो 80 के आसपास टारगेट करना है। टारगेट क्या होगा हमारा, 80 के आसपास। आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। बाकी सब अपने स्टेट वाइज देख लीजिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का 71.8 है। ठीक है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र का 72 पॉइंट है। सबसे हाईएस्ट जो देखने को मिली थी वो हरियाणा को देखने को मिली थी। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग ये पीओ का प्री और मेंस देख लिए, इस पर एक नज़र और डालते हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 40, ठीक है, जैसे आपका जानते हैं सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसमें हमारा यहाँ पे कितने कट ऑफ गए हैं। ठीक है, तो सोचो रीजनिंग में कितना गया है, इसको फिलहाल अपने माइंड में लेके नहीं चलना है, इसको अपने माइंड में लेके नहीं चलना है। यहाँ पे बस इतना जानते रहिए कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना गया है। रीजनिंग में 6 नंबर गया है, सोचो मेंस में।
मेंस में कितना गया है, 6 नंबर गया है। फिर उसके बाद कंप्यूटर में 7 नंबर गया है। जनरल अवेयरनेस में कितना गया है, 1.75 गया है। अंग्रेजी में कितना गया है, 11 नंबर गया है। हिंदी में 14.25। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5.5 नंबर। ये आपके मेंस के कट ऑफ है, सोचो। यानी यहाँ पे अगर आप कंटिन्यूटी के साथ बेहतरीन प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, या बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते। ये देखने में लग रहा होगा सर इतना तो हम ला ही लेंगे। ठीक है, हालत खराब हो जाती है बच्चों की। चलो, अब यहाँ पे ये फाइनल आउटपुट है। तो हमने यहाँ पे देखा ये जो फाइनल आउटपुट कब बनता है, यानी आपके इंटरव्यू और सारी चीज़ें करने के बाद। इंटरव्यू और यहाँ मेंस का 80 और 20 का रेशियो होता है। तो टोटल आपका किस पे कैलकुलेट होता है, 200। जैसे यहाँ पे टोटल 100 पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये टोटल फाइनलाइज करके 100 पे कैलकुलेट करते हैं। यानी यहाँ पे हमें सर टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे अब हमें टोटल हाईएस्ट फाइनल मेरिट में कितना देखने को मिलेगा, हाईएस्ट आई थिंक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 79 पॉइंट। अभी किसी का 79 पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। यानी हाईएस्ट सर हमें हिमाचल प्रदेश की देखने को मिली है। ये कब, फाइनल मेरिट में 79.56 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारे कट ऑफ हैं, सब अपने स्टेट वाइज अपना देख लीजिएगा अपने टारगेट से करते हुए। ठीक है, चलिए अब आगे हम यहाँ पे आगे मूव करते हैं। ये आपका क्या हो गया, मेंस का हो गया। अब उसके बाद हम लोग प्री को टारगेट करते हैं, प्री पर देखते हैं, प्री पर चर्चा करते हैं। इसमें टोटल 80 में कितना, वहां पे कितना था, वहां पे कहोगे सर 61 पॉइंट समथिंग गया था प्री में। यहाँ पे देख लेना 61.75 आपका जनरल का गया था। अब यहाँ पे सर हम यहाँ पे क्लर्क में देखें तो क्लर्क का एग्जाम थोड़ा सा लो लेवल का होता है, लेकिन इसका क्या होगा, फिर कट ऑफ आई जाएगी। यानी सर इसमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ हमारी हरियाणा की ही देखने को मिलती है, तो एक बार नज़र हम डाल लेते हैं। लेकिन सर इसमें हरियाणा से भी ऊपर गया है। यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा अच्छा ये हरियाणा का ही है ना, 75.25। यानी इसी को हमने यहाँ पे ब्रेक करके, ताकि आपको मतलब ये कंफर्म रहे किसी का है। तो यानी ये सर आपका 75.25 आपका हरियाणा का देखने को मिलेगा। वहीं यूपी की बात करें हम, वहीं यूपी की बात करें तो 69.75 आपको देखने को मिलेगा जनरल का। वहीं ओबीसी वगैरह की बात करें तो आपको ये इसका देखने को मिलेगा, एससी का आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी वाइज इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा 5 नंबर 7 नंबर बढ़ा के ही चलिएगा अपने आप को, टारगेट को ये सेट करना है। तो ये आपका सबसे हाईएस्ट आपको हरियाणा का ही देखने को मिलेगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मेंस में करते हैं, यहाँ पे फाइनलाइज करके क्या करते हैं, वो टोटल फाइनलाइज करके कैलकुलेशन क्या करते हैं, 100 पर ही करते हैं। 200 मार्क्स का आपको देखने को मिला था, कैलकुलेट कितने पे करेंगे, 100 पे करेंगे, यानी उसको फाइनल करके। तो यहाँ पे केवल प्री और मेंस होता है, उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है आपका क्लर्क में। तो मेंस में जो कट ऑफ की बात करें तो सबसे हाईएस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सर यहाँ पे भी हम आए तो यहाँ पे तमिलनाडु आई थिंक सबसे हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगी। कह दीजिए हरियाणा सर, आई थिंक इसमें हरियाणा नहीं रखा गया है ना, होना चाहिए। ठीक है, हरियाणा इसमें नहीं है, अच्छा है तो यहाँ पे, यानी यहाँ पे सर हरियाणा पीछे हो गया, यहाँ पे फाइनल में पीछे हो गया। फाइनल में कहाँ कौन चला गया, तमिलनाडु यहाँ पे हाईएस्ट यहाँ पे आपको देखने को लगा मेंस के एग्जामिनेशन। इतनी सारी बातें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे इन नोटिफिकेशन को, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे टारगेट करते हुए चलना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे और चर्चा करना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको बदल सकते हैं, वो स्लाइड में नहीं ऐड है, वहाँ पे हम अलग से इसको चर्चा कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे उसको चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या आपको यहाँ पे बताए थे हम कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं। फील्ड दैट कैन नॉट बी एडिटेड, यानी आप क्या नहीं बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते हैं, तो नेम आप नहीं बदल सकते हैं। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो नेम नॉट चेंज, यानी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। ठीक है, और क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी नहीं चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी नॉट चेंज। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या नहीं चेंज कर सकते, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आप क्या नहीं चेंज कर सकते, स्टेट या यूटी आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस, यानी आप एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस भी नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट आप यही नहीं चेंज कर सकते हैं, ये आप सब नहीं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नेशनैलिटी आप नहीं चेंज कर सकते। ये चीज़ें हैं जो आपको करेक्शन की डेट जब आएगी, मतलब करेक्शन के लिए नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी आप चीज़ें नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आई होप आपको काफ़ी चीज़ें जानकारी, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके लिए थी
ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब चलिए एक बार हम लोग अपने सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं, जो हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट हो जाता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, हम आपको क्या टीच करेंगे, हम आपको रीजनिंग सिखाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि प्री में हमारे 9 चैप्टर देखने को मिलते हैं, वहीं मेंस में बात करें तो हमारे 3 चैप्टर और ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे पहले चैप्टर की बात करें, हम लोग डिस्कशन भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे चैप्टर रखेंगे वो आपके क्या होगा, ये आपको यही देखने को मिलेगा, सीक्वेंस भी आपको यही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज उसको बोलते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारा पहला चैप्टर होगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर, या इसमें अल्फाबेट टेस्ट भी लिख सकते हो। दूसरा आपका होगा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। फिर तीसरा आपका होगा डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। चौथा आपका होगा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। पांचवा होगा आपका इनइक्वालिटी, यहाँ पे जी की तरह लिखते हैं, वो क्यू है लेकिन ना, इनइक्वालिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा सिलॉक्स, सिलॉक्स या सिलॉजिज्म बोलते हैं, सिलॉजिज्म। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा रैंकिंग, जिसको क्रम व्यवस्था बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद आपका हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको बैठक व्यवस्थीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा पजल, ठीक है। पजल जिसके में पहले ही बोलते हैं, ये आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे, ये आपके प्री के हिसाब से, ये आपका प्री टारगेट बेस्ड होंगे। और वहीं हम बात करें मेंस के लिए, मेंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मेंस में आपको देखने को मिलेगा मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। फिर उसके बाद डाटा सफिशियंसी, डाटा सफिशियंसी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग, या जिसको कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। ये आपके मेंस के चैप्टर हो जाएंगे जो ऐड ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे आप अल्फाबेट टेस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो 9 चैप्टर आपके प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, और वहीं 3 चैप्टर आपके कहाँ देखने को मिलेंगे, मेंस के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ये टारगेट करते हुए चलना है। अब सर इसकी किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपके एग्जामिनेशन में, वो आपको यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, यानी इसको हम यहाँ पे मार्क्स के आधार पर देख रहे हैं, यहाँ पे जितना स्टार दे रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएंगे। फिर उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट होगा सर, ये आपके मिसलेनियस वाले पार्ट जो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये आपके जहां से बराबर। और मेंस में ये सारे 3 चैप्टर तो आपके ऐड ऑन हो ही जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा रीजनिंग का सिलेबस। सर इसको टारगेट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जब भी आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस को, हर चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चाहे वो किसी भी टीचर के साथ ऐड ऑन करिए, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट आपके वहां से क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए मॉक लगाएंगे। जैसे चैप्टर वाइज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं साथ में मॉक भी देते चलेंगे। तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ये टारगेट लेके चलना है। और ये सारे मॉक आपका एग्जाम खत्म, जैसे एग्जाम आने वाला है उससे 1 महीने पहले से 2 महीने से पहले, या यूं कहें अभी से तुम अगर मॉक को देना चाहते हो, पहले 1 2 4 6 चैप्टर कवर कर लो, ताकि आपका जब मॉक दो तो कुछ नंबर आए उसमें, नहीं तो पता लगे अभी डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले यहाँ पे क्या करो,
पहले कुछ सिलेबस कवर करो जो बिगिनर है, और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे उनको तो भाई मॉक ही देना है, ठीक है, मॉक देना है। और अपने कॉन्सेप्ट जहाँ पे मॉक देने के बाद जो उनको पता लगेगा कि यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट मेरा वीक है, उस पर काम करना है। तो ये हमारे रीजनिंग का सिलेबस हो गया जो मेन इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले आपको क्या लेके चलना है, इनसे काम अपना पूरा, इन पे भरोसा रखते हुए इन पे चलना है। फिर उसके बाद मतलब भरोसा रखने का मतलब जिस भी टीचर से पढ़ो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, तो डेडिकेटेड उसके साथ जुड़े रहो। और वहां पे टीचर ढूंढने में 1 साल, मतलब कह रहे हैं 1 साल, हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन लगा दो, लेकिन यहाँ पे जब भी चुनो तो फिर उसके साथ डेडिकेटेड लगे रहो। 36 टीचर बदलोगे तो फिर पता लगे ना तुम इधर के रहोगे ना घर, वही कहे हैं ना घर के रहोगे ना घाट के। दूसरा स्टेप क्या होगा सर, बुक पे आप क्या करें, बुक से प्रैक्टिस करें, कमांड करें। फिर उसके बाद क्या करें सर, PYQ लगाएं। PYQ के साथ आप क्या करें, मॉक लगाएं, ये आपका टेंडेंसी होगा। फिर उसके बाद अगर अगले सेगमेंट की बात करें सर, अगले सब्जेक्ट की बात करें, तो क्वांट के लिए सिलेबस क्या होगा सर। तो बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है इसका, लेकिन इतना बता सकते हैं जितना आपके लिए है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, 2-3 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हो। एक आपको होगा स्पीड मैथ्स, जिसमें आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएंगे। नंबर सीरीज हो गए, ये 4 चैप्टर इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका आता है अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक आ जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अर्थमेटिक में कि आपका DI, कह रहे हैं DI भाई, दूसरा फिर ये आपका ये DI वाला सेगमेंट आ जाए। DI में भी कई सारी वेराइटी होंगी। अर्थमेटिक में आपका हो जाएगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शनल, एज, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बोट एंड स्ट्रीम, टाइप एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर आपके अर्थमेटिक में आ जाएंगे। DI की बात करें तो आप लोग DI में देखेंगे टेबुलर DI, ठीक है, पाई चार्ट DI, कैसलेट DI, ठीक है, ये सारी कई वैरायटी की आपको DI देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है सर, सबसे पहले स्पीड मैथ पढ़ना है, ताकि आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट उसमें आए, ठीक है, जो बिगिनर है। बाकी जो पहले से ही पढ़ रहे हैं वो क्या करना है, सारे सेगमेंट को पढ़ते हुए जहां पे वीक लगे मॉक देने के बाद वहां से उसको कवर करें। फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं इसका जब ये थोड़ा सा बूस्ट हो जाए तो इसके साथ इसको लेके चल सकते हैं, DI वाला सेगमेंट आप लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद आप चैप्टर वाइज यहाँ पे अर्थमेटिक कवर करते रहिए, जो एग्जामिनेशन के पहले आपके बेहतरीन तरीके से परफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रहा सिलेबस। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, अपने क्लास में, जहाँ पर हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर ही लिए यहाँ पे। अब हम चैप्टर वाइज अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अपने रीजनिंग के सब्जेक्ट तो है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा तकलीफ है, या इसकी हमें जानकारी और चाहिए, तो हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेहतरीन मौका है, टाइम के साथ जुड़िए, अपनी कॉन्टिन्यूटी को बना के भाई। अभी मतलब बेहतरीन मौका कह सकते हैं, 13,000 कम वैकेंसी नहीं, बहुत बड़ी वैकेंसी है फिलहाल बैंकिंग के। वहीं SSC वगैरह का हाल देखोगे तो फिर क्या ही है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेशन कितना इन्फॉर्मेशन मतलब मिला आपको, और कितने मतलब चीज़ें आपको सीखने को मिली, कितनी जानकारी मिली। और अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना जो इसकी तैयारी के लिए रेडी हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।